हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित सभी टॉपिक कवर कराए जाते हैं। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आया हूँ। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें कि हम 25 क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करने वाले हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ करके लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते क्वेश्चन पूछा जाता है। वही क्वेश्चन मैंने चूज़ किए यहाँ पर। तो आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा देख लिया, 1000 क्वेश्चन पूरे अगर देख लिए, तो मेरी गारंटी है फ्रेंड्स आपको कि 15 से 20 क्वेश्चन आप आरएससी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इसी एग्ज़ाम सीरीज से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इस सीरीज़ को देखिए पूरा और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? फ्रेंड्स, एथलीट फुट नामक रोग होता क्या है? जो पैरों में या फिर उंगलियों में दाद खुजली जैसी हो जाती है, तो दाद खुजली जो होती है उसी को एथलीट फुट नामक रोग कहते हैं। और वो किससे होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है कवक से। याद रखिए, कवक से एथलीट फुट नामक रोग होता है। और फ्रेंड्स, क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन? तो इसमें पूछा जाता है कि कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं? दोस्तों, कवक प्लस शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बार बार कि लाइकेन के निर्माण में कौन से दो घटक महत्वपूर्ण होते हैं? तो कवक और शैवाल यही दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। इसे याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो उर्वरक क्या होता है? खेती में फसलों की वृद्धि के लिए जो खाद का यूज़ किया जाता है वही उर्वरक होता है, उसी को उर्वरक कहा जाता है। तो कौन सा उर्वरक सबसे ज़्यादा पौधों के लिए अच्छा होता है? तो पौधों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो उर्वरक होता है वो कंपोस्ट होता है। इसको याद रखिए, कंपोस्ट जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों के विकास के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो जो मूत्र का पीएच मान यानी यूरिन जो होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। याद रखिएगा कि मूत्र का यानी यूरिन का पीएच मान 6 होता है। और क्या पूछता है एग्जाम में? नींबू का पूछता है फ्रेंड्स। तो नींबू का भी याद रखिएगा कि नींबू का जो होता है पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 2.4 होती है। और किसका पूछता है? ब्लड का पूछता है फ्रेंड्स। तो ब्लड का भी याद रखिएगा, ब्लड का 7.4 होता है। तो पीएच वैल्यू होता क्या है? तो पीएच वैल्यू में जीरो से लेके 7 तक कि जितने भी संख्या आएंगी इनको किस में रखा जाता है? इनको अम्ल कहा जाता है यानी एसिड कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि 0 से लेकर 7 तक जितने भी पीएच वैल्यू होगी वस्तु की वो अम्ल में आएगा। और 7 के बाद जितनी भी आएंगी 7 से अधिक वो किस में जाती है? उसको कहा जाता है क्षार। तो याद रखिएगा कि 7 से अधिक वाली जो होती है वो क्षार होता है और 0 से लेकर 7 तक अम्ल यानी एसिड होता है। और क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन? तो ये पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू का मान यानी पीएच वैल्यू सबसे पहले किसने खोज की थी इसकी? तो याद रखिएगा, पीएच वैल्यू की सबसे पहले जो खोज की थी वो सोरेनसन के द्वारा की गई थी। सोरेनसन के द्वारा की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और सी है। याद रखिएगा कि बी और सी विटामिन जो है ये जल में घुल जाते हैं। तो बाकी जो बचे विटामिन है यानी कि के, ई, डी, ए, मैंने इसको याद रखा है ऐसे एक ट्रिक के माध्यम से, कीड़ा। इसको आप कीड़ा की स्पेलिंग ऐसे कर लीजिएगा, के, ई, डी, ए। तो कीड़ा यानी जो के, ई और डी विटामिन है ये किस में घुलनशील होते हैं? तो ये चारों वसा में घुलनशील होते हैं। तो जब के, ई, डी के बारे में पूछेगा तो ये वसा में घुलनशील होते हैं और जब बी, सी के बारे में पूछेगा तो ये जल में घुलनशील होते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और क्या पूछता है उससे रिलेटेड? तो इससे और पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की है फ्रेंड्स? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा, विटामिन की खोज किसने की है? फंक ने की है विटामिन की खोज। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो होती है पुष्पकली से प्राप्त होती है। पुष्पकली आपने देखा होगा, जब किसी पौधे में फूल का जब विकास हो रहा था यानी फूल अभी अपने युवा अवस्था में होता है
जब विकास होने से पहले पुष्प कली के रूप में विकसित होता है, उसी को ही वही लौंग का रूप होता है। तो लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से प्राप्त होता है, यानी पुष्प कली का ही रूप होता है लौंग। तो इसको याद रखिएगा, लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन जो है ये विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसे भी याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें कि मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये छोटे बच्चों में होता है ज़्यादातर। तो याद रखिएगा कि रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और क्या पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन? तो इससे रिलेटेड पूछता है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए और बी इन दोनों विटामिन की खोज किसने की थी? तो इन दोनों की खोज की थी मैक्यूलन ने। आप याद रखेंगे, मैक्यूलन ने विटामिन ए और बी की खोज की थी। इसको ट्रिक से कैसे याद करा मैंने दोस्तों? तो इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि जब विटामिन ए और बी की खोज के बारे में किसी व्यक्ति से बोला गया कि आप विटामिन ए और बी की खोज कर दीजिए, तो उसने बोला मैं क्यों, यानी मैं ही क्यों करूं इसकी खोज। तो विटामिन ए और बी किससे रिलेटेड हो गया? मैक्यूलन। विटामिन ए और बी की खोज किसने की है? मैक्यूलन ने की है, तो इसे याद रखिएगा। विटामिन सी की खोज किसने की है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स विटामिन सी जो है, सी से क्या होता है? C4 कट, याद रखिएगा C4 कट होता है। तो विटामिन सी की खोज किसने की है? विटामिन सी की खोज की है हॉलकट ने। आपको कट वर्ड इसमें दिख जाएगा, तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि विटामिन सी की खोज किसने की है? तो विटामिन सी की खोज हॉलकट के द्वारा की गई है, हॉलकट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इस डिग्री पे पानी अपने सबसे अधिक घनत्व में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। इसको याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? तो दूरी का सबसे बड़ी मात्रक जो होता है वो पार्शिक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि दूरी की सबसे बड़ा मात्रक को क्या कहा जाता है? तो उसको पार्शिक कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको, प्रकाश वर्ष दूरी। अगला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। इसको याद रखिएगा, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और किसके बारे में पूछता है? तो और पूछता है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो होता है ये पोमोलॉजी कहलाता है। तो याद रखिएगा, पोमोलॉजी जो है, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। और क्या पूछता है फ्रेंड्स? तो और पूछता है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पैडोलॉजी। याद रखिएगा, पैडोलॉजी जो होता है वो मृदा के अध्ययन को कहा जाता है, पैडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब, जो बिजली के अंदर आपने देखा होगा जो बॉल होता है ऐसे करके, इसके अंदर जो 2 तंतु होते हैं, ये फिलामेंट, इसी को कहा जाता है फिलामेंट। तो जो ये फिलामेंट होता है बल्ब का, वो बना होता है टंगस्टन से। आप याद रखिएगा किससे बना होता है? तो बना होता है टंगस्टन से। ठीक है फ्रेंड्स, टंगस्टन का प्रतीक मात्रक क्या है, यानी टंगस्टन को किस रूप में दिखाया, चिन्हित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका टंगस्टन का जो प्रतीक है वो W है। याद रखिएगा उसको W में चिन्हित किया जाता है। और पीरियोडिक टेबल में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 74 होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 74 होता है। क्वेश्चन में इसका परमाणु क्रमांक भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। और इसको किस से दर्शाया जाता है? तो W से दर्शाया जाता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वसा में घुलनशील विटामिन। तो अभी ऊपर मैंने पढ़ा था जल में घुलनशील विटामिन, तो ये किसके बारे में पूछ रहा है? ये वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बोल रहा है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कीड़ा। आप क्या याद रखेंगे? KEDA, कीड़ा। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे कीड़ा जो है वो किस में घुलता है? ये वसा में घुलता है। याद रखिएगा कीड़ा जो है वो वसा में घुलता है। और जो बाकी बच गए विटामिन B और C, ये किस में घुलते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये जल में घुलता है।
विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। और कीड़ा यानी KEDA, कीड़ा की स्पेलिंग आप KEDA कर लीजिएगा। कीड़ा किस में घुलता है? ये वसा में घुलता है। तो आप इससे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप सभी को पता होगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है सौर मंडल का। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है दोस्तों? तो सबसे छोटा जो होता है वो बुध होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, बुध जो होता है सबसे छोटा होता है और ये सूर्य के सबसे करीब होता है। ये क्वेश्चन पूछता है सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है, तो वो बुध ही होता है। और ये 88 दिनों के अंदर सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा को पूरी कर लेता है। तो ये भी पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन ग्रह करता है, तो वो बुध ग्रह हो जाएगा 88 दिन में। पृथ्वी आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ है ये कितने दिन में करता है? 365 दिन के अंदर सूर्य की परिक्रमा करती है। बुध जो है ये 88 दिन के अंदर करता है। और क्या पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन? तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, इसको याद रखिएगा गैनीमेड। तो गैनीमेड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का ही उपग्रह है गैनीमेड, तो इसको भी याद रखिएगा। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डिमोस है, याद रखिएगा डिमोस। डिमोस किसका उपग्रह है? तो फ्रेंड्स ये मंगल ग्रह का उपग्रह है, याद रखिएगा मंगल ग्रह का उपग्रह जो है वो डिमोस है, सबसे छोटा उपग्रह। और मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। काला दिखाई देने का रीज़न क्या होता है दोस्तों? तो क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है काला? क्योंकि वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में छोटे छोटे धूलकण होते हैं, जो वो धूलकण क्या करते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के पास रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि प्रकाश का फैलाव होता है। लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल ही नहीं होता, तो वहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें। तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी होती है? फ्रेंड्स वो होती है गामा किरणें। इसको याद रखिएगा, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण गामा किरण है। और गामा किरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी वो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। तो इसको याद रखिएगा कि हेनरी बैक्यूरेल ने गामा किरण की खोज की थी। और क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि सबसे अधिक क्षमता, भेदन क्षमता किस तरंग दैर्घ्य की होती है? तो आप याद रखेंगे कि गामा जो तरंगे होती है इसकी सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, यानी क्रॉस करने की क्षमता। जब ये मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर भी रखा है, यहाँ पर भी रखा है, तो जो गामा किरण होती है इसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो ये तीनों को क्रॉस करके यानी तीनों को भेद के पार कर जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? तो वो गामा किरणें की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन जो है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। तो इसको याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वापस कौन बदलता है? तो याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल को वापस से इलेक्ट्रिक में कौन बदलता है? तो डायनोमो। याद रखेंगे, डायनोमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को वापस से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, मनुष्य का शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप जो होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसको भी याद रखिएगा कि अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। और कैल्विन में कितना होता है दोस्तों? तो 310 कैल्विन। तो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कि मनुष्य का शरीर का तापमान अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
और केल्विन में पूछता है तो 310 केल्विन होता है। ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? तो चूना पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान होती है। चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, अवसादी चट्टान होता है, एक आग्नेय चट्टान होता है और एक होता है रूपांतरित चट्टान। तो ये तीनों चट्टानों याद रखिएगा आप, तीनों चट्टानों को, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। और जो चूना पत्थर होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है कि चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है, तो याद रखिएगा कि ये अवसादी चट्टान होती हैं चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चट्टान का निर्माण होता कैसे है? तो याद रखिएगा जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी से जो लार्वा निकलता है, लावा निकलता है जो, वो क्या होता है, बाद में ठंडा होने के बाद चट्टान का रूप ले लेता है। तो इसी प्रकार से चट्टान का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा चट्टान का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उससे लावा जब ठंडी हो जाती है बाद में तो चट्टान का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों चांदी का रासायनिक प्रतीक जो है वो Ag होता है। Ag को ही चांदी कहा जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है Au किसका प्रतीक होता है? दोस्तों ये गोल्ड का प्रतीक होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये रिपीट करते हैं दोनों क्वेश्चन। तो इसको इनके प्रतीक और इनके परमाणु क्रमांक दोनों को ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में? और क्वेश्चन ये पूछता है कि दूरदृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो किस लेंस का यूज़ किया जाता है इसको ख़त्म करने के लिए? तो फ्रेंड्स इसको ख़त्म करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष को ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये तो दूर दृष्टि हो गया, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड्स अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स ये उत्तल लेंस का और कहाँ यूज़ होता है? तो जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के जो साइड मिरर लगे होते हैं पीछे के वाहनों को देखने के लिए, गाड़ियों में जो साइड मिरर लगे होते हैं उसमें उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अवतल लेंस का कहाँ यूज़ किया जाता है? तो गाड़ियों में जो आगे हेडलाइट होता है, हेडलाइट में अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ किया जाता है अवतल लेंस का? तो जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी दांतों के चेकअप के लिए अवतल लेंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। इसको याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं सारे क्वेश्चन, तो ध्यान से समझते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। 21वां क्वेश्चन है, उच्च ताप को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों उच्च ताप को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ताप बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा तापमान का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको नापने के लिए, उसके तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ होता है। और फ्रेंड्स हमारे शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो याद रखिएगा थर्मामीटर, इसको भी याद रखिएगा थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है हमारे शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22वां क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। इसको याद रखिएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ये तो सबसे हल्की धातु होगी। और सबसे भारी धातु क्या होती है? तो फ्रेंड्स सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। क्या होता है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका परमाणु क्रमांक 76 होता है। तो याद रखिएगा 76 जो होता है ये इसका परमाणु क्रमांक होता है ओस्मियम का। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस। दोस्तों कैमरे में जो लेंस यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफी में जो कैमरा होता है उसमें जो लेंस यूज़ किया जाता है उसमें उत्तल लेंस का
यूज़ किया जाता है। इसको याद रखिएगा, उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है कैमरे में। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें क्वेश्चन पे। चंद्र ग्रहण कब लगता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण है जो वो जब सन और मून के बीच में, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, अर्थ जब आ जाता है तो चंद्रमा ग्रहण लग जाता है। क्योंकि जो ये मून होता है, मून को पूरी तरीके से अर्थ ढक लेता है। यहाँ पे सूर्य की किरणों की रोशनी नहीं जाने देता, अपने ऊपर ही रोक लेता है सब। तो उस टाइम क्या लगता है? चंद्रमा ग्रहण लगता है। तो इसको याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब। और क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण जब सूर्य यानी सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तब क्या लगता है फ्रेंड्स? तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों याद रखिएगा, गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CH4 मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है। और क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ये गैस सबसे ज़्यादा कहाँ से रिलीज़ होती है? तो फ्रेंड ये जो धान की खेती की जाती है, धान के खेतों में ये गैस सबसे ज़्यादा रिलीज़ होती है। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा धान के खेतों से ही उत्पन्न होती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमने ये अपने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब आने वाले नेक्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन और कवर करेंगे। इसी तरीके से हम 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और सीरीज़ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सरकारी एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए जाते हैं। तो हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।